आज मैं एक नए सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है पॉइजन ड्रैगन द लेजेंड ऑफ एन आसुरा। और ये कोई ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें स्टोरी बार बार रिपीट होती है और ये काफ़ी यूनिक भी है, इसीलिए मैंने इसको चुना है। और आप लोग 10 मिनट देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो स्किप कर देना। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक चांदनी रात में पहाड़ी के ऊपर एक गांव बसा हुआ था और उसी गांव के अंदर एक घर में एक आदमी दरवाजा खोलता है और वो देखने से कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो बस एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, मुझे एल्डर को इन्फॉर्म करना होगा। उसके इतना बोलते ही वो अचानक से वहीं पर गिर जाता है और उस गेट पर हम एक कीड़े को देखते हैं जिसके अंदर से थोड़ा पॉइजन वाला ऑरा निकल रहा था और वो आदमी उन्हीं पॉइजन सेंटीपीड्स के कारण गिर गया होता है और वो वहीं पर मर भी जाता है। और ये चीज़ सिर्फ उसके साथ नहीं हो रही थी बल्कि पूरे गांव भर में पॉइजन फैल गया था और चारों तरफ सिर्फ पॉइजन सेंटीपीड ही थे। और फिर हम एक घर में एक लड़के और उसकी माँ को देखते हैं जो कि सोए हुए थे, लेकिन उनके घर में भी पूरा पॉइजन फैल गया था। और वो लड़का अपनी मॉम से बोलता है, मॉम मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने मॉम पर जाती है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम पॉइजन से तड़प रही थी और वो उस पॉइजन के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो लगभग अपने मरने के लास्ट स्टेज पर थी। तभी वो अपने बेटे से बोलती है, जय गैंग यहाँ से भाग जाओ। और ये लड़का ये हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो लड़का अपनी मॉम को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी मॉम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी में दर्द होने लगता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और शायद इसके बॉडी में भी अब पॉइजन घुस चुका है। और हमारा फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, ये मेरे बॉडी में पॉइजन फैल चुका है और ये काम एक पॉइजन सेंटीपीड का है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम की बॉडी में से 2 पॉइजन सेंटीपीड निकलते हैं और उन्हीं पॉइजन सेंटीपीड के कारण उसकी मॉम के अंदर पॉइजन फैला था और उनमें से एक पॉइजन सेंटीपीड हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भी बढ़ने लगता है और वो पॉइजन सेंटीपीड हमारे एमसी के कपड़े के ऊपर चढ़ने लगता है और अचानक से उसकी गर्दन पर बाइट कर देता है। और उस बाइट से एमसी को ऐसा लगता है कि उसकी मौत होने वाली है और पॉइजन पूरी उसके बॉडी में फैल जाता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मॉम मॉम मेरी मदद करो। लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं था, अब उसकी मॉम मर चुकी थी और वो पॉइजन सेंटीपीड उसको भी मारने ही वाला था कि तभी मेन कैरेक्टर अपना मुंह खोलता है और उस पॉइजन सेंटीपीड को एकदम ज़ोर से बाइट करता है। और हमारा एमसी उस पॉइजन सेंटीपीड को इतना बाइट करता है कि वो पॉइजन सेंटीपीड वहीं पर मर जाता है। और मेन कैरेक्टर सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था, मेरी मॉम को दोबारा जिंदा करो। और वो पॉइजन सेंटीपीड फिर वहीं पर मर जाता है। लेकिन वहाँ की ढेर सारी शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और वो जयगैंग से बोलते हैं, जयगैंग क्या तुम ठीक हो? और जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि जयगैंग फ्लोर पर पड़ा हुआ था और उसने एक पॉइजन सेंटीपीड को अपने दांत से मार दिया था। और अपने पोते को इस हालत में देखकर उसके दादाजी परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, किस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने ऐसा काम किया है। लेकिन अब जयगैंग के बॉडी में भी पॉइजन फैल चुका था और वो बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसके दादाजी उसे पकड़ते हुए बोलते हैं, जयगैंग अपनी आंखें खुली रखो, तुम्हें अपने कॉन्शियसनेस को खोना नहीं है। और उसके दादाजी उसको एक पिल खिलाते हैं और वो इसे खिलाते हुए बोलते हैं, जयगैंग इसे स्वेलो कर लो और तुम्हें अपने बॉडी से इस पॉइजन को जरूर सही निकालना होगा। उसके दादाजी इतना बोलते हैं कि उसके पीछे से कोई आदमी आता है और वो उससे बोलता है, एक प्रीशियस इंटरनल फायर पिल तुमने एक यूजलेस बॉडी को खिला दिया है, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और फिर वो आदमी आगे बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम्हारे जिद के कारण ही इन इनोसेंट्स का जान गया है, अब तुम इसको कैसे हैंडल करने वाले हो। और मेन कैरेक्टर के दादाजी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैंग रेओ हम 100 फ्लावर वैली सेक्ट हैं, ये एक छोटा सा मेडिकल सेक्ट है जो कि 300 सालों से स्थापित है और हमारे जैसा एक सेक्ट तुम्हारे पॉइजन सेक्ट द्वारा सप्रेस नहीं हो सकता है, तुम्हारे सेक्ट के लोग मासूम लोगों का मर्डर करते हैं। दादाजी की बात सुनकर मैंग्रेओ बोलता है, हमें सबसे पहले सर्वाइविंग की बात करनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल सेक्ट हो चाहे पॉइजन सेक्ट, जब हम मर जाएंगे तो इससे फ़र्क ही क्या पड़ने वाला है। मैंग्रेओ की बात सुनकर दादाजी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम कमीने, अगर तुम्हारा काम खाना और जीना है तो तुम उन जानवरों से अलग कैसे हुए? और 100 फ्लावर वैली सेक्ट कभी भी पॉइजन सेक्ट के आगे घुटने नहीं टेकेगा। और दादाजी की इन बातों को सुनकर फिर मैंग्रेओ बोलता है, ओल्ड मैन तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो, अब मैं तुम्हारी और भी बकबक नहीं सुनना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे मुंह को बंद करने वाला हूँ और जो तुमने अपने पोते को पिल दिया है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि अब तुम्हारा ग्रैंडसन नहीं बचेगा। और फिर वो ईविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे पोते और उसकी माँ के रूम में स्पेसिफिकली 5 कलर्ड सेंटीपीड रखवाया है जिससे कि वो दोनों जिंदा न बच पाएं।
मतलब कि समझे, जिसको कि एमसी ने मारा था वो नॉर्मल सेंटीपीड नहीं था, बल्कि वो 5 कलर्ड सेंटीपीड था। और मैंग्रेओ की बात सुनकर दादाजी शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, अगर वो 5 कलर्ड सेंटीपीड था तब मेरे पोते की जान खतरे में है, वो शायद ही जिंदा बच पाएगा। ये सेंटीपीड नॉर्मल सेंटीपीड से 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। और फिर इसके बाद मैंग्रेओ दादाजी से बोलता है, अच्छा अब तुमने अब सिचुएशन को समझ लिया है, तब अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, मैं तुम दोनों को एक पेनलेस मौत दूंगा। और फिर दादाजी मेन कैरेक्टर को लेकर उस घर से बाहर निकल आते हैं। और फिर मैंग्रेओ उनसे बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं? तभी मैंग्रेओ कुछ नोटिस करता है कि एमसी की सांसें अभी भी चल रही हैं। और जैसे ही दादाजी को रियलाइज़ होता है, वो जैगैंग से बोलते हैं, जैगैंग उठ जाओ, अपने सेंसेस में आओ। मेन कैरेक्टर की सांसें चल रही थी, लेकिन अभी भी जैगैंग के बॉडी में पॉइजन तेजी से फैल रहा था। और जैगैंग को अभी भी जिंदा देखकर मैंग्रेओ इम्प्रेस होते हुए बोलता है, अरे इस बच्चे की तरफ देखो, इसके बॉडी में 5 कलर्ड सेंटीपीड का पॉइजन है, तब भी ये जिंदा है। और फिर तभी मेन कैरेक्टर धीरे धीरे मैंग्रेओ के पैर के पास आने लगता है और उसको अभी भी हिलता हुआ देखकर मैंग्रेओ बोलता है, ये मरने वाला है तब भी जीने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसकी जीने की डिजायर शायद इसके ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा है। और फिर मैंग्रेओ स्पेसिफिकली जैगैंग से बोलता है, बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास 5 कलर्ड सेंटीपीड का कोई भी एंटीडोट नहीं है। और फिर तभी अचानक से मैंग्रेओ कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने बेहोश होने से पहले मैंग्रेओ के बॉडी के अंदर 5 कलर्ड सेंटीपीड का सेल घुसा दिया था। मतलब कि वो अब उस सेंटीपीड का पॉइजन मैंग्रेओ के बॉडी में भी पहुंच चुका है। और 5 कलर्ड सेंटीपीड का पॉइजन जैसे ही मैंग्रेओ के बॉडी में पहुंचता है, उसको भी दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो गुस्से से अपने फिस्ट में पावर लाता है। और वो जैसे ही मेन कैरेक्टर पर मारने जाता है, उसके दादाजी शील्ड बनकर उसके अटैक को रोक देते हैं और मेन कैरेक्टर को कोई भी डैमेज नहीं होने देते हैं। और मैंग्रेओ के गार्ड्स भी चिंतित हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मालिक आप सही तो है ना। और उस अटैक को ब्लॉक करने के कारण दादाजी को भी चोट लग गया था। और फिर मैंग्रेओ अपने पैर की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पास 5 कलर्ड सेंटीपीड के पॉइजन का कोई भी एंटीडोट नहीं है। और वो अपने पास वाले गार्ड से बोलता है, अपनी मुझे तलवार दो, मुझे अपनी तलवार दो और जल्दी से इस तलवार से मेरे पैर को काटो। जिस पर कि वो गार्ड बोलता है, सर आप श्योर हैं मैं इस पैर को काट दूं? जिस पर कि मैंग्रेओ बोलता है, हाँ इडियट जल्दी करो। और वो गार्ड मैंग्रेओ के उस पैर को काट देता है जिससे कि उसके बॉडी में पॉइजन न फैल सके। और उसके पैर कटते ही मैंग्रेओ दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर तभी अचानक से उसका गार्ड मैंग्रेओ से बताता है, एल्डर वो बुढ़ा और वो बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन अब मैंग्रेओ के पास टाइम नहीं था और उसके गार्ड सब उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले अपने दूसरे गार्ड से बोलता है, तुम इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, उनके पीछे जाओ और उन्हें भागने मत देना। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दादाजी बचते बचाते जीगैंग को एक गुफा के पास ले आते हैं और फिर दादाजी जीगैंग को वहीं पर रख देते हैं और वो जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। और फिर तभी अचानक से उनका ध्यान जीगैंग पर जाता है, जहाँ पर उसके मुंह में से 5 कलर्ड सेंटीपीड के सेल्स बाहर निकलते हैं। और उन सेल्स को देखकर दादाजी बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी एनिमल के पॉइजन ग्लैंड्स को खा लेंगे तब आप उसके पॉइजन से लड़ सकते हैं। और जीगैंग शायद तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो गया है। और दादाजी वहीं पर गिरते हुए बोलते हैं, जीगैंग प्लीज़ सर्वाइव करना। और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे इस बात का डर है कि मेरी मौत के बाद तुम क्या करने वाले हो। और फिर इसी के साथ दादाजी वहाँ पर गिरते हैं और अपनी लास्ट सांसें लेते हैं और वहाँ पर फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। और मैंग्रेओ के गार्ड्स ने उस गुफा को ढूंढ लिया था और मैंग्रेओ और उसके गार्ड्स फिर उस गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर जीगैंग और उसके दादाजी थे। और फिर गार्ड्स जीगैंग को उसके बाल से उठाते हुए बोलता है, सर ये बुढ़ा मर चुका है लेकिन ये बच्चा अभी भी सांसें ले रहा है, अब हमें इनका क्या करना चाहिए। उस गार्ड की बातें सुनकर जीगैंग एक ईविल सी स्माइल देता है और फिर इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और आगे क्या होगा ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। इस चैप्टर की शुरुआत में लोग देखते हैं कि जीगैंग की आंखें खुलती है और वो अपने सामने मैंग्रेओ को पाता है और उसे देखकर मैंग्रेओ बोलता है, अब क्या तुम अपने सेंसेस में वापस आ चुके हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि मैंग्रेओ ने जीगैंग के दोनों हाथों और दोनों पैरों को बांध दिया था। और जीगैंग के होश में आने के बाद मैंग्रेओ उससे बोलता है, मैंने सोचा था कि जब तुम्हारे बॉडी के अंदर 5 कलर्ड सेंटीपीड का पॉइजन घुस चुका है तब तुम मर जाओगे, लेकिन कोई रीजन के कारण तुम पॉइजन से इम्यून लगते हो, मतलब कि तुम्हारे ऊपर पॉइजन का असर नहीं होता है। और फिर जीगैंग मैंग्रेओ से बोलता है, ग्रैंडपा मेरे ग्रैंडपा को क्या हुआ है। जिस पर कि मैंग्रेओ बोलता है, वो बुढ़ा वो मेरी हिट खाने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और वो तुम्हें बचाते समय वहीं पर मर गया। और फिर मैंग्रेओ जीगैंग को पकड़ते हुए बोलता है, और बच्चे जहाँ तक बात रही तुम्हारी, मैं तुम्हें मारने वाला था
क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरे पैरों का ऐसा हालत हुआ है। लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं मारने की जगह तुम्हें अपना टेस्टिंग सब्जेक्ट बनाऊंगा और तुम पर हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। जैसे कि इसको ही देख लो, इसका नाम ब्लैक सेंटीपीड है और ये 5 कलर सेंटीपीड से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये उससे ज़्यादा पॉइजनस भी है। और फिर तभी मैंग्रेव ब्लैक सेंटीपीड को जिगेंग के ऊपर छोड़ देता है और उसे छोड़ने के बाद बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे एक प्रीशियस टेस्टिंग सब्जेक्ट को ऐसे कैसे खो सकता हूँ। तुम्हारे पास एक प्रीशियस बॉडी है जिसने कि 5 कलर सेंटीपीड के पॉइजन को सह रखा है। और ब्लैक सेंटीपीड जिगेंग को इधर उधर काटने लगता है जिससे कि जिगेंग दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और जिगेंग इधर उधर हिलने भी लगता है। और उसको हिलता हुआ देखकर मैंग्रेव एक स्टिक निकालता है और उसके पैर पर जोर से मारता है। और वो मारने के बाद बोलता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि शांति से लेटे रहो। और फिर वो स्ट्राइक खाने के बाद हम देखते हैं कि जिगेंग के पैर की हड्डी टूट जाती है क्योंकि उसने बहुत ही जोर से मारा था। और जिगेंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जिगेंग को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर मैंग्रेव को मजा आ रहा था और वो खुश होते हुए बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा पैर टूट चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस तुम हिल डुल नहीं पाओगे बस। और फिर इसके बाद जिगेंग बेहोश हो जाता है और फिर हम लोग फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जिगेंग को होश आता है। और फिर जिगेंग के होश आने के बाद मैंग्रेव उसे कुछ पिलाता है और पिलाने के साथ ही बोलता है, मैंने तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही मार दिया था, अब ये लो, इसे जल्दी से पी जाओ और मना मत करना। ये स्पेशल मेमोरी सूप है और ये अच्छे इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और मैंग्रेव अपने मन में सोचता है, ये एक मेडिसिनल सूप है, इसका यूज तब किया जाता है जब किसी की मेमोरी को मिटाना होता है। और फिर जिगेंग मैंग्रेव से बोलता है, तुम मुझे मेमोरी सूप क्यों दे रहे हो। जिगेंग की बात सुनकर मैंग्रेव एक इविल सी स्माइल फिर से देता है और वो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही बेहोश होते रहे तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट कैसे करूँगा, इसीलिए तुम्हें हर समय जागना है और जब तुम तड़पोगे तो मैं तुम्हारे रिएक्शंस को देखूंगा और अब मैं तुम्हें इसे डेली पिलाऊंगा और मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि तुम मुझे खुश करोगे। और फिर उस सूप को पीने के बाद जिगेंग फिर से तड़पने लगता है। और फिर मैंग्रेव आगे बोलता है, मैंने इसमें पपर फिश का पॉइजन मिलाया है और जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते होंगे उन्हें पपर फिश के बारे में पता ही होगा। और वो आगे बोलता है, और क्योंकि तुम्हारे अंदर नॉर्मल पॉइजन काम नहीं करता है इसीलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा पॉइजन मिलाया है जिससे कि तुम्हारे ऊपर वो काम कर सके। और फिर वो ईविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, चलो अब हम इस फन वाले एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। और फिर हमारा कहानी सुनाने वाला बताता है, उसके बाद से हफ्तों तक नहीं महीनों तक मैंग्रेव हमेशा हमारे जिगेंग पर एक्सपेरिमेंट करता रहता था और वो सिंपल पॉइजन से लेकर एकदम कठिन पॉइजन तक उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। और उस मेमोरी शिप के कारण जिगेंग बेहोश भी नहीं हो पाता था और उसे सारा दर्द अकेले ही सहना पड़ता था। और फिर हमारा कहानी सुनाने वाला बताता है, आप सभी इसको बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, ये एकदम डीप बॉटमलेस इन्फिनाइट हेल था, ऐसा हेल जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता था, जिसमें आपको हमेशा दर्द ही मिलेगा। और फिर अब अगला सीन हमें महीनों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर मैंग्रेव ने जिगेंग पर एक्सपेरिमेंट करके उसका बुरा हाल कर दिया था। और फिर मैंग्रेव एक बक्सा निकालता है और उसमें उसने एक पॉइजनस स्पाइडर को रखा था और फिर वो पॉइजनस स्पाइडर को निकाल कर जिगेंग के कपड़े पर रख देता है और वो जिगेंग के कपड़े पर रखते हुए बोलता है, ये एक पॉइजनस स्पाइडर है जो कि सिर्फ हमारे वेनम सेक्ट में ही अवेलेबल रहता है। और जैसे ही मैंग्रेव स्पाइडर को खुला छोड़ देता है वो सीधा जिगेंग के गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके गर्दन पर वो बाइट कर लेता है। और बाइट के बाद क्या होगा ये तो सबको पता है और जिगेंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मैंग्रेव अपने पॉइजन की तरफ देखते हुए बोलता है, ये बच्चा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अब मैं थोड़ा इसमें और भी पॉइजन मिलाऊंगा। तभी मैंग्रेव का ध्यान जिगेंग पर जाता है जहाँ पर जिगेंग बोलता है, प्लीज़ मुझे जीने दो, मैं इस पॉइजन के कारण सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जिगेंग की बात सुनकर मैंग्रेव गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोलता है, अगर तुम्हें इस पॉइंट पे जाकर अपने लाइफ के लिए भीख मांगना है तब तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे कारण ही मेरे पैर कटवाने पड़े हैं और मुझे फ्रंट लाइन से भागना पड़ा है। मैंग्रेव इतना बोलता है कि तभी उसका ध्यान जिगेंग के चेहरे की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी सांसें आनी बंद हो चुकी हैं और वो मर चुका है। और जैसे ही मैंग्रेव को ये रियलाइज होता है वो तुरंत उसकी गर्दन छोड़ देता है और फिर परेशान होते हुए बोलता है, ये बच्चा मर गया क्या, सच में ये मर गया? डैम इट, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। और वो तुरंत जिगेंग के हाथ पैर की रस्सियाँ खोल देता है और उसे उठाकर ज़मीन पर रख देता है। और वो रखने के बाद बोलता है, ये ऐसा बच्चा है जिसने कि 5 कलर्ड सेंटीपीड के पॉइजन को अपने बॉडी से रोक दिया, लेकिन क्या पॉइजन के कारण इसकी ब्रोंकियल ट्यूब्स ब्लॉक हो गई थी जिसके कारण ये सांस नहीं ले पाया?
और फिर वो आगे बोलता है, बच्चे तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। और मैं अभी बता दूं कि जीगंग मरा नहीं है, अभी वो मरने के लास्ट स्टेज पर है। और फिर मैंग्रो इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर कोशिश करूंगा। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जीगंग की उंगली में से खून निकल रहा था। और फिर वहाँ पर मैंग्रो हाफते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी सारी इंटरनल एनर्जी यूज करके तुम्हें ठीक किया है। और वैसे तुम अभी मरने वाले नहीं हो और तुम्हें पॉइजन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए कुछ दिन और रेस्ट चाहिए। और अब मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम पॉइजन से कोलैप्स हो जाओगे। वो इतना बोलता है कि वहाँ पर उसका गार्ड आता है और वो बोलता है एल्डर, जिस पर कि मैंग्रो पूछता है क्या हुआ। और फिर वो गार्ड बोलता है, सर अभी आपको एल्डर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए क्योंकि मार्शल आर्ट्स अलायंस हमें विजिट करने के लिए आई है। जिस पर कि मैंग्रो बोलता है, क्या मार्शल आर्ट्स अलायंस, अच्छा तो अब शायद मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो जाने से पहले जीगंग की तरफ देखता है और वो बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हारा यूज लास्ट तक करने वाला हूँ। मैं तुम्हारा यूज तब तक करूँगा जब तक कि मैं बुढ़ा होकर मर न जाऊँ, लेकिन तुम मेरे हाथ से कभी भी भाग नहीं पाओगे। और फिर वो वहीं से हंसते हुए चला जाता है और उसके जाने के बाद पूरा सन्नाटा फैल जाता है और जीगंग अब उस रूम में अकेला था। तभी ये क्या, जीगंग वहीं पर अचानक से उठ जाता है और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मैंग्रो एल्डर मीटिंग अटेंड करने के लिए जंगल से जा रहा था और वो जाते समय खुद से बातें करते हुए बोलता है, मार्शल आर्ट्स अलायंस का जनरल यहाँ पर खुद विजिट करने के लिए आया है, शायद मून लॉर्ड कुछ प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं और मून लॉर्ड कौन है ये मैं आगे पता चलेगा। वो एल्डर मीटिंग अटेंड करने जा रहा था लेकिन तब भी वो जीगंग के बारे में ही सोच रहा था और वो बोलता है, उस बच्चे के कारण मेरा पैर कटा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? जीगंग जिन, मैं तुम पर अपने बेस्ट फार्मूले से एक्सपेरिमेंट करूंगा। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर मीटिंग अटेंड करके आ चुका था और फिर वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसने जीगंग को बंद करके रखा हुआ था। लेकिन वो दरवाजे से एंटर करने से पहले सोचता है, मैं थोड़ी बहुत पॉइजन स्मेल कर पा रहा हूँ, शायद कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है तभी अचानक से उस पर एक सांप हमला कर देता है, लेकिन वो समय रहते उस सांप की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे बच जाता है। और वो उसे पकड़ने के बाद बोलता है, ये क्या है, मेरे ऊपर एक आयरन वाइपर अटैक क्यों कर रहा है? लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूम पर जाती है वो शॉक हो जाता है क्योंकि चारों तरफ मेस फैला हुआ था और जीगंग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था और इधर उधर बस जहरीले इंसेक्ट्स थे और एक टोकरी के अंदर ढेर सारे आयरन वाइपर्स भरे हुए थे। और वो जब जीगंग को कहीं भी नहीं देख पाता है तब वो बोलता है, जीगंग जिन, ये कैसे हो सकता है, उसके पास इतनी एनर्जी कैसे आ गई कि वो यहाँ से भाग पाए? और वो उस रूम में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने, तुम कहाँ पर हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है और क्या तुम मुझे इस तरह रिपे करने वाले हो? और फिर मैंग्रो अपने मन में सोचता है, उसकी भी बॉडी की हालत कुछ ठीक नहीं होगी, उसने ज़रूर से ही कुछ ट्रेसेस को छोड़ा होगा और उन ट्रेसेस की मदद से मैं उसको ज़रूर से ही ढूंढ लूँगा। और वो इधर उधर की चीज़ें तोड़ने लगता है और वो बोलता है, तुम कमीने, तुम कहाँ पर हो? तभी उसकी नज़र एक लकड़ी पर जाती है और वो उस लकड़ी को देखते हुए बोलता है, ये होल है जिसका कि यूज हम लोग पॉइजन को फेंकने के लिए करते हैं और जीगंग शायद से यहीं से भागा होगा। और फिर मैंग्रो इविल से स्माइल देते हुए बोलता है, स्टूपिड बास्टर्ड, तुम ऐसे जगह पर कैसे छुप सकते हो? और फिर मैंग्रो उस लकड़ी के पास जाता है और उसे हाथ लगाकर हटाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो हटाता है तभी उसके ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है और उसके गाल पर एक कट लग जाता है। और जीगंग ने उस लकड़ी के पीछे बैम्बू स्किन नाम का एक पॉइजन छुपा कर रखा था और जैसे ही उसके गाल पर कट लगता है उसके बॉडी में पूरा पॉइजन फैलने लगता है। और अपने बॉडी में पॉइजन फैलता हुआ देखकर मैंग्रो बोलता है, ये तो पॉइजन है, वो कमीना तो मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स प्ले कर रहा है। और पॉइजन के कारण मैंग्रो के मुंह से खून भी निकलने लगता है और अपने बॉडी के कंडीशन को एनालाइज करते हुए मैंग्रो सोचता है, ये सिम्टम्स केवल एक पॉइजन के नहीं है, आखिर उस बास्टर्ड ने किन किन पॉइजन का यूज किया है, मुझे जल्दी से एंटीडोट लेना होगा, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और तभी अचानक से उसकी नज़र उसी टोकरी पर जाती है जहाँ पर ढेर सारे सांप भरे हुए थे और उस टोकरी के अंदर से जीगंग का हाथ निकलता है। और ये देखकर मैंग्रो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि जीगंग तब का उन सांपों के बीच छुपा हुआ था और एक आयरन वाइपर जीगंग को काट भी रहा था, लेकिन अब उसकी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि उस पर पॉइजन काम नहीं कर रहे थे। और फिर मैंग्रो अपने मन में सोचता है, वो यहाँ से भागा नहीं था, वो शुरुआत से ही उस टोकरी के अंदर छुपा हुआ था और वो मेरी हर चाल पर नज़र रख रहा था।
वो बास्टर्ड वो ऐसा कैसे कर सकता है। और जब मेरा ध्यान नहीं गया तब उसने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया और इस पॉइजन का यूज करके मुझे इस हालत में ला दिया। और अगर मैं यहाँ से बच के भाग गया तब मैं उसके एक एक करके पैर और हाथ दोनों काट दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जीगेंग के पिंकी उंगली से खून निकल रहा था, मतलब कि छोटे वाली उंगली, और उसी फिंगर में से म्योरेंग ने पॉइजन निकाला था। और ये सारी चीज़ें देखकर म्योरेंग तुरंत समझ जाता है कि जीगेंग ने अपने खून का यूज एज ए पॉइजन किया है। और इतना सब करने के बाद जीगेंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसको जाता हुआ देखकर म्योरेंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जीगेंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। और म्योरेंग सिर्फ वहाँ पर चिल्लाता ही रह जाता है, जैंगैंग जिन रुक जाओ वहीं पर, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और क्योंकि उसके बॉडी के अंदर पॉइजन फैल चुका है और उसका एक पैर भी कट चुका है, इसीलिए वो जीगेंग का पीछा नहीं कर सकता है। और फिर जीगेंग इतने महीनों बाद उस नर्क की दुनिया से आखिरकार भाग ही जाता है। और फिर जीगेंग भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाता है और वहाँ पर फिर बैठकर हांफने लगता है और अपने मन में सोचता है, मैंने अपने एनिमी को मार दिया, मैंने उस एनिमी को मार दिया जिसने कि 100 फ्लावर वैली सेक्टर को ख़त्म किया था। और जीगेंग फिर वहीं पर रोने लगता है और रोते हुए सोचता है, मैं विश करता हूँ कि वो सब सिर्फ एक सपना था। मॉम, ग्रैंडपा, वो सभी वेनम सेक्ट के द्वारा ब्रूटली मारे गए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं इस दुनिया में सिर्फ अकेला बचा हूँ। वो इतना सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और बाहर 2 लोग थे, जिनमें से एक बोलता है, क्या हुआ, तो दूसरा बोलता है, कुछ नहीं, मुझे लगा कि मैंने अभी कोई आवाज़ सुनी है, शायद से कोई जंगली जानवर होगा। और वो दोनों लोग वहाँ से बात करते हुए जाने लगते हैं और एक बोलता है, हमें ये सब करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी, मून लॉर्ड ने हमें ग्रेट कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होने के लिए बुलाया है। उसकी बात सुनकर दूसरा वाला आदमी बोलता है, शायद इसलिए क्योंकि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मार्शल आर्ट्स अलायंस के ग्रेट जनरल यहाँ पर खुद आए हैं। उस पर्सन की बात सुनकर टकला वाला बोलता है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों आएगा। जिस पर कि वो बाल वाला पर्सन बोलता है, अगर हम उसके सबऑर्डिनेट्स भी हैं तब भी हमें कैसे पता चलेगा। और ऐसा लग रहा है कि वेनम सेक्ट ने कुछ इधर उधर गड़बड़ी की है, इसीलिए मार्शल आर्ट्स अलायंस उन्हें आज इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ रहे हैं। जिस पर कि टकला वाला बोलता है, इसका मतलब है कि हम बड़ी परेशानी में हैं। तो बाल वाला बोलता है, नहीं, लगता है कि मून लॉर्ड के पास कोई प्लान है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उन दोनों की सारी बातें जीगेंग सुन लेता है और वो अपने मन में सोचता है, मार्शल आर्ट्स अलायंस। तभी उसे उसी गार्ड की बात याद आती है जहाँ पर वो म्योरेंग को बोलता है कि आपको एल्डर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। और फिर उस गार्ड को याद करने के बाद जीगेंग आगे बोलता है, मेरे ग्रैंडपा ने बताया था कि मार्शल आर्ट्स अलायंस एक ऐसा ग्रुप है जो कि जस्टिस के लिए लड़ते हैं और ये मार्शल आर्ट्स अलायंस मुरियम वर्ल्ड के सेंटर में लोकेटेड है और इनका इस वर्ल्ड पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मुझे ये जानना है कि पॉइजन सेक्ट और मार्शल आर्ट्स अलायंस के बीच में क्या हुआ है कि मार्शल आर्ट्स अलायंस उन्हें खुद विजिट करने के लिए आई है। और मैं बता दूं कि पॉइजन सेक्ट और वेनम सेक्ट दोनों एक ही हैं। और फिर जीगेंग आगे सोचता है, यही मेरा चांस है, मुझे मार्शल आर्ट्स अलायंस के उस पर्सन से मिलना होगा जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हैं और मैं 100 फ्लावर वैली सेक्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे पॉइजन सेक्ट ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर अगले सीन में हम ग्रेट मार्शल आर्ट्स अलायंस के कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जहाँ पर एक बुढ़ा किसी से बोलता है, लॉर्ड आप यहाँ पर आ ही गए हैं, बाहर हवा ठंडी है, चलिए अंदर चलते हैं। और हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स अलायंस का ग्रेट जनरल था। और फिर जैसे ही वो ग्रेट जनरल बाहर निकलता है तभी सभी लोग उसको ग्रीट करने लगते हैं और वो ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सर आप इस वेनम सेक्ट के हम्बल ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करिए। और उसके सामने सभी लोग झुकने लगते हैं, मतलब कि इस ग्रेट जनरल की औकात बहुत ही ज़्यादा है। और उसी ग्रेट कॉन्फ्रेंस के दरवाजे के पीछे जीगेंग छुपा हुआ था और जीगेंग उस टकले और बाल वाले पर्सन का पीछा करके यहाँ पर पहुँचा है। और जीगेंग ग्रेट जनरल को देखकर खुश होते हुए बोलता है, इसका नाम ली जुंग है और ये एक लॉर्ड है जिसके पास एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और ये गैंगहो का ग्रेट जनरल है और इसका टाइटल है इनडिस्ट्रक्टिबल गॉडली स्वार्ड और इसका नाम है ली जुंग बाइक। और अगर ये वही पर्सन है तब मैं उसको सब कुछ बता दूंगा जो भी वेनम सेक्ट ने हमारे साथ किया है, तब जाकर वेनम सेक्ट के डार्क साइड्स रिवील होंगे। और फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर गार्ड्स चारों तरफ इधर उधर घूम रहे थे और जीगेंग एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था जिससे कि वो जाकर लॉर्ड से मिल पाए। और जब गार्ड्स थोड़ा आगे निकल जाते हैं तब जीगेंग जल्दी से भागते हुए उस घर के अंदर जाने लगता है और वो गार्ड्स के नज़रों से बचते हुए दरवाजे के अंदर आ ही जाता है और वो उसी रूम के खिड़की के पास आ जाता है जहाँ पर ग्रेट लॉर्ड बैठा हुआ था।
और वो अपने मन में सोचता है मैं इस ग्रेट जनरल को कहाँ से बताना शुरू करूँ। और फिर जिगैंग खिड़की से देखता है कि वो जनरल उस रूम के अंदर आ चुका है। तभी वो एक्साइटेड होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन लॉर्ड के पीछे एक बुढ़े को देखकर वो अचानक से वहीं पर रुक जाता है। और वो फिर बुढ़ा लॉर्ड से बोलता है, सर आप जैसा कि देख सकते हैं हम सभी को अच्छे ढंग से ट्रेन कर रहे हैं, और अगर वे लोग अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तब वो डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। उस बुढ़े की बात सुनकर लॉर्ड बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तब भी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उन नाम रीजन के फ्रंट लाइन पर जा सकें, और इसी बात से मार्शल आर्ट्स अलायंस चिंतित है। लॉर्ड की बात सुनकर वो बुढ़ा बोलता है, सर हमने एक ऐसी फोर्स तैयार की है जिसे कि आप अलायंस बोल सकते हैं, और अब आपको पॉसिबली क्या ही चाहिए। जिस पर कि लॉर्ड उस बुढ़े को घूरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि अपने लोगों को और भी ज़्यादा ट्रेन करवाओ और मेरे लिए फालतू की प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। और फिर लॉर्ड टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, कल मेरे कोई अलायंस के ब्रांच पर आया था और उसने रिपोर्ट किया है कि वेनम सेक्ट के द्वारा जो लोग मारे गए थे उनमें से कोई एक भाग गया है। जिस पर कि वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी न्यूज़ सुन रहा हूँ। और वो इस ढंग से बोलता है कि लॉर्ड को वो चीज़ खटक जाती है, और वो अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। और वो उस ओल्ड मैन को ऐसे घूर कर देखता है कि वो बिल्कुल ही डर जाता है और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है। और जगैंग उन दोनों की सारी बातें बाहर से सुन रहा था, और वो अपने मन में सोचता है, हाउस ऑफ वैंग, क्या इसका मतलब है कि वेनम सेक्ट का एकमात्र टारगेट द 100 फ्लावर वैली सेक्ट नहीं था, उसने और भी ढेर सारी सेक्ट को टारगेट किया है। और फिर जगैंग अपना हाथ कसते हुए बोलता है, मुझे लॉर्ड को 100 फ्लावर वैली सेक्ट के बारे में बताना ही पड़ेगा। और फिर से हम अंदर की कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन लॉर्ड से बोलता है, सर मेडिसिन सेक्ट के मेंबर्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि उनमें से उस तबाही के बीच एक भाग गया। जिस पर कि लॉर्ड बोलता है, अगर तुम मुझे इसके बारे में झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लॉर्ड की बात सुनकर ओल्ड मैन डरते हुए बोलता है, नहीं सर, मैंने जो कुछ भी बताया है सही बताया है। जिस पर कि लॉर्ड आगे पूछता है, जो लोग भाग चुके हैं तुम उनको मारने का कैसे प्लान कर रहे हो। जिस पर कि वो ओल्ड मैन बोलता है, सर हम अंडरग्राउंड टनल्स में अपने आदमियों को भेज रहे हैं और हमारे सभी लोग साउदर्न गेट की तरफ तैयार खड़े हैं, और जैसे ही हमें कोई रिपोर्ट मिलेगी कि कोई भाग चुका है हम उन्हें तुरंत ही पकड़कर ख़त्म कर देंगे। और फिर वो बुढ़ा लॉर्ड से आगे बोलता है, सर लेकिन हम उन लोगों का क्या करेंगे जो हमारे साउदर्न टेरिटरी से भाग चुके हैं। जिस पर कि लॉर्ड कुछ देर शांत रहता है, और फिर वो आगे बोलता है, मैंने उनके साथ पहले ही डील कर लिया है। तो बुढ़ा बोलता है, सर मैं समझ गया, आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। और उनकी बातें सुनकर जगैंग कम्प्लीटली ही शॉक हो जाता है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स अलायंस वेनम सेक्ट के साथ मिली हुई है। और फिर अब हमें इसके बाद अंदर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर लॉर्ड उस बुढ़े से बोलता है, तुम्हें कोई भी अगर मदद चाहिए तो अलायंस से बोल देना, हम अपनी सारी पॉसिबल मदद करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम उन्हें डिस्ट्रॉय करने जा रहे हो तब किसी भी सर्वाइवर को ज़िंदा मत छोड़ना, और हमारा नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जिस पर कि वो बुढ़ा मान जाता है और वो कसम खाता है कि वो उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब बाहर जिगैंग सब समझ जाता है तब उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के पास आ गया है जो कि इसे ढूंढ रहे हैं। और वो अपने मन में डरते हुए सोचता है, मार्शल अलायंस वेनम सेक्ट का साथ दे रही है, लेकिन उससे गलती से थोड़ा सा शोर मच जाता है। और क्योंकि लॉर्ड मार्शल आर्टिस्ट है वो उस आवाज़ को सुन लेता है, और वो ओल्ड मैन कुछ बोलने जा रहा था लेकिन लॉर्ड उसे शांत करवा देता है, और अपनी म्यान में से अपनी तलवार निकालता है और सीधा उस खिड़की की तरफ पॉइंट करता है। और उसको इस तरह करता हुआ देखकर ओल्ड मैन उससे पूछता है, लॉर्ड क्या हो गया, क्या कुछ गलत है। जिस पर कि लॉर्ड कुछ भी नहीं बोलता है और अपनी तलवार उस खिड़की के अंदर धंसाने लगता है, और वो तलवार धंसाने के बाद निकाल लेता है और उस तलवार की तरफ देखता है, और कुछ न मिलने पर वो उस बुढ़े से बोलता है, कुछ नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर लॉर्ड ने तलवार धंसाई थी वो जिगैंग के गले के बस थोड़ा सा ही पास था, और जिगैंग इस समय मरते मरते बचा है। और मौत को इतने पास से देखकर जिगैंग बिल्कुल ही डर जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। और वो बैठकर अपने मन में सोचता है, मार्शल आर्ट्स अलायंस के पास इतना नाम है तब वो वेनम सेक्ट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो भी वेनम सेक्ट ने कारनामे किए हैं वो किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। वो इतना सोच ही रहा था कि उसे गार्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो इसी के डायरेक्शन में आ रहे थे।
लेकिन गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे और जिगेंग पर ध्यान नहीं देते हैं और जिगेंग एक कमरे में घुसकर अपने आप को बचा लेता है और वो अपने आप को उस कमरे में बंद करने के बाद बोलता है, इसका मतलब है कि मार्शल आर्ट्स अलायंस को वेनम सेट के हर कारनामे के बारे में पता है, लेकिन वो उन्हें जानबूझकर पनिश नहीं कर रही हैं बल्कि उसके साथ साथ उन्हें मदद भी दे रही हैं। और फिर जिगेंग अपनी दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी ग्रैंडफादर ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है और वो उस मैंग्रियो द्वारा मारे गए। और इतना ही नहीं, पॉइजन सेक्ट उन्हें भी मारना चाहती है जो सर्वाइवर्स बच चुके हैं। उन्होंने सभी को मार दिया और अब वो इस मामले को कवर करना चाहते हैं। वो सभी सेम हैं, उन सभी को डेथ डिजर्व होती है। उन सभी ने मिलकर मेरे ग्रैंडफादर और मदर का मर्डर किया है। उनमें से जीने को किसी को भी अधिकार नहीं है। और वो अपने ग्रैंडफादर के लास्ट वर्ड्स को याद करते हुए सोचता है, जैगेंग तुम्हें ज़रूर से ही सर्वाइव करना होगा। जिस पर कि जैगेंग बोलता है, मैं ज़रूर से ही मैं सर्वाइव करूँगा और मैं स्ट्रॉन्गर बनूँगा और इसके साथ ही साथ बिना किसी के मदद के मैं अपना रिवेंज भी लूँगा। और अब जैगेंग की आंखों में अलग ही चमक थी और वो पूरा डिटरमाइंड हो चुका था। और फिर अगला सीन हम कॉन्फ्रेंस का देखते हैं जहाँ पर वही ओल्ड मैन सभी से बोलता है, ऑर्डर ऑर्डर, क्या मैं सभी की अटेंशन पा सकता हूँ? आज हम सभी यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए हैं क्योंकि माइटी जनरल लीजुंग बाइक हमें विजिट करने के लिए आए हैं और हमें इसी ग्रेट अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है क्योंकि हमारे वेनम सेक्ट ने भी कुछ प्राप्त किया है। जल्द ही वेनम सेक्ट के पास उसका एक खुद का जनरल होगा और वो मार्शल आर्ट्स अलायंस के रैंक में सबसे ऊपर होगा। और ये दिन वेनम सेक्ट के हिस्ट्री में सबसे खास दिन है, इसीलिए सभी लोग चीयर्स करो और जम के पार्टी करो। वो ओल्ड मैन इतना बोलता ही है कि वहाँ पर वो एक गार्ड आता है और वो उससे बोलता है मुंजू। और वो गार्ड फिर मुंजू के कानों में आकर कुछ बताता है और उसे सुनकर मुंजू बोलता है, क्या ऐसा कुछ हो गया? और लॉर्ड उस गार्ड को देखकर मुंजू से पूछता है, क्या कुछ गलत है? तो मुंजू बोलता है, नहीं सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे। जिस पर कि लॉर्ड बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया और मुझे उम्मीद है कि तुम सच्चाई बता रहे हो। और फिर मुंजू वहाँ से दांत पीसते हुए निकल जाता है क्योंकि वो भी लॉर्ड पर गुस्सा है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता है। और फिर वो बाहर आने के बाद उन गार्ड से बोलता है, मैंग्रियो बेहोश हो गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो गार्ड्स बताते हैं, सर हमें लग रहा है कि उसने मोस्ट लाइकली ढेर सारे पॉइजन्स को पी लिया है और वहाँ का एक्सपेरिमेंट रूम भी इधर उधर बिखरा हुआ है। उन गार्ड्स की बातें सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, मैंग्रियो ने 10 साल से भी ज़्यादा पॉइजन पर स्टडी करी है, वो इतनी सिंपल मिस्टेक कभी भी नहीं कर सकता है कि वो ऐसे ही पॉइजन को पी लेगा। और फिर ओल्ड मैन उन गार्ड से पूछता है, अब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे याद आ गया, क्या मैंग्रियो के पास एक बच्चा नहीं था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था? जिस पर कि वो गार्ड बोलता है, क्या एक बच्चा? जिस पर कि ओल्ड मैन बोलता है, हाँ, वो बच्चा 100 फ्लावर वैली सेक्ट का एक सर्वाइवर है और मैंग्रियो हमेशा उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। जिस पर कि वो गार्ड्स बोलते हैं, सर हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा है और वो बच्चा भी वहाँ पर नहीं था। उन गार्ड्स की बातें सुनकर मैंग्रियो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद से उसी बच्चे ने मैंग्रियो का ऐसा हाल किया है क्योंकि उस बच्चे के कारण ही मैंग्रियो का एक पैर क्रिपल हो गया और अगर वो मैंग्रियो के एक्सपेरिमेंट्स के कारण मर भी गया होता तब भी उसकी बॉडी इधर उधर पड़ी होती, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, शायद से वो बच्चा मैंग्रियो को पॉइजन देकर भाग चुका है और अगर ये बात पब्लिक को पता चलेगी तो आसपास में फालतू हंगामा मच जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि 100 फ्लावर वैली सेक्ट पॉइजन सेक्ट द्वारा डिस्ट्रॉय हुआ है और इससे पूरा मामला बिगड़ जाएगा। और फिर वो उन गार्ड से बोलता है, छोटी सी छोटी डिटेल से ढूंढ निकालो और मुझे बताओ कि आगे क्या हुआ है, क्या वो बच्चा मरा है या फिर जिंदा है, बस मुझे उसकी बॉडी ला कर दे दो। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और इसके बाद तो मेन स्टोरी शुरू होने वाली है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिगेंग मार्शल आर्ट्स अलायंस के कॉन्फ्रेंस रूम से भाग गया था और वो दोबारा से जंगल में आ जाता है जहाँ पर वो कुछ प्रिजनर्स को देखता है और उनको कुछ गार्ड्स कैरेज में बैठा रहे थे और उन प्रिजनर्स पर एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है, इधर उधर करना बंद करो और जल्दी से कैरेज पे चढ़ो। और पीछे जिगेंग सारी चीज़ें देख रहा था और वो अपने मन में सोचता है, अच्छा ये लोग वही भागे हुए लोग हैं जिनके बारे में लॉर्ड उस बुढ़े से बात कर रहा था और ये सभी लोग मेडिसिन सेक्ट के भागे हुए मेंबर्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि वही गार्ड एक ओल्ड मैन को मारने लगता है और वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बुढ़े, तुम बहुत ही ज़्यादा धीरे चलते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
और उस ओल्ड मैन की मदद करने के लिए वहाँ पर एक भागते हुए पर्सन आता है और वो उस ओल्ड मैन को सहारा देते हुए गार्ड से बोलता है ये तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुम्हें कम से कम इनको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस पर कि वो गार्ड बोलता है तुम घमंडी फूल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि तुम मुझसे सीधा बात करने लगे। और जैसे ही वो उस पर्सन को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करने लगता है तभी उसके पीछे से उसका बॉस आता है और वो उस गार्ड से बोलता है तुम्हें इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ये सभी तुमसे हमेशा मर्सी की भीख मांगेंगे और ऐसे वर्ड्स वीक द्वारा बोले जाते हैं और ये ऐसे वर्ड्स को बोलकर हमें उनके लिए सॉरी फील करवाते हैं और तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये बोलकर उस गार्ड का बॉस अपनी तलवार निकालने लगता है और जो पर्सन ओल्ड मैन की मदद कर रहा था उसी पर स्विंग कर देता है और उस स्विंग से उस पर्सन के गाल पर एक कट लग जाता है। और फिर उसका बॉस आगे बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे तुम्हें टनल में पहुंचाना है, इसीलिए मैं तुम्हें इस समय मार नहीं सकता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा लास्ट चांस है, जल्दी से कैरेज पर चढ़ जाओ। और फिर वो लड़का और लड़की उस ओल्ड मैन को उठाते हुए बोलते हैं योंग म्यूंग क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं मैं ठीक हूँ, चलो हम लोग कैरेज पर चढ़ते हैं। लेकिन जब सभी लोग कैरेज पर चढ़ रहे थे तब उनके बीच जैगैंग भी शामिल हो जाता है और वो भी कैरेज पर चढ़ जाता है। और फिर इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और चांद पहाड़ों के ऊपर निकल आता है और उसी रात में सारे प्रिजनर्स पहाड़ों पर से अंडरग्राउंड टनल में जा रहे थे और 2 गार्ड्स आगे लगे हुए थे और 2 गार्ड्स पीछे, जिससे कि कोई भी प्रिजनर वहां से भाग न पाए और प्रिजनर्स में भी शांति का माहौल था। तभी जिसके गाल पर कट लगा था वह जीगैंग से बोलता है तुम हमारे क्लैन से नहीं हो और तुम्हारे अपीयरेंस से लगता है कि तुम वेनम सेक्ट के भी पार्ट नहीं हो, तब तुम एग्जैक्टली हो कौन? जिस पर कि जीगैंग बोलता है मैं 100 फ्लावर वैली सौरो सेक्ट का मेंबर हूँ। और 100 फ्लावर वैली सेक्ट का नाम सुनकर सभी लोग वहाँ पर चौंक जाते हैं और वो लोग जीगैंग से बोलते हैं तुम्हारे जैसा एक बच्चा यहाँ पर आखिर कैसे आ गया? और फिर वो लड़का जीगैंग से पूछता है रुको, क्या वेनम सेक्ट ने 100 फ्लावर वैली सेक्ट पर भी अटैक किया है? उसकी बात सुनकर जीगैंग हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो लड़का बोलता है तब तो वेनम सेक्ट ने ये सब कुछ प्लान किया होगा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? तो जीगैंग बताता है मैं वेनम सेक्ट का एक सब्जेक्ट था और वो लोग मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन जब ग्रेट जनरल यहाँ पर विजिट करने के लिए आए तब मुझे मौका मिल गया और मैं वहाँ से भाग गया और कैसे न कैसे करके यहाँ पर आ गया। जिस पर कि वो लड़का जीगैंग से बोलता है बच्चे ये अमेजिंग बात है कि तुम वहाँ से भाग पाए, लेकिन ये कैरेज तुम्हें फ्रीडम के यहाँ नहीं ले जाएगी, ये तुम्हें एक दूसरे नर्क के पास ले जाएगी और तुम वहाँ से बच नहीं पाओगे। और फिर इसके बाद जीगैंग आसपास देखता है और सोचता है कि यहाँ पर 5 गार्ड्स हैं, लेकिन वो लड़का जीगैंग से बोलता है मैं बता सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम इस पर गिव अप कर दो। मैं उन 4 गार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनका बॉस दूसरे ही लेवल पर है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और हम उन गार्ड्स के बॉस को कभी भी नहीं हरा सकते हैं और हम में से ढेर सारे लोग थके हुए हैं क्योंकि हमें पॉइजन दिया गया था। उस लड़के की बात सुनकर जीगैंग उससे कुछ देर बाद बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास कुछ पॉइजन है? जिस पर कि वो लड़का बोलता है पॉइजन? पॉइजन किस तरह का? वैसे इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वेनम सेक्ट के लोग पॉइजन पर ही काम करते हैं और उन पर छोटे मोटे पॉइजन्स काम नहीं करते हैं। जिस पर कि जीगैंग उससे बोलता है नहीं, ये पॉइजन डेंजरस है और इस पॉइजन को वो लोग भी क्योर नहीं कर सकते हैं। तो लड़का जीगैंग से पूछता है ये कितना डेंजरस है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो जो भी तुम बोल रहे हो? तो जीगैंग आके बताता है मैं इसी पॉइजन के कारण यहाँ पर आया हूँ क्योंकि जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसको बेहोश कर दिया और उसने मेरे सेक्ट पर अटैक किया था और मेरी फैमिली को उसी ने मारा था। तो लड़का जीगैंग से पूछता है क्या तुम्हें उसका नाम पता है? तो जीगैंग बताता है मैंग्रेओ। और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और जीगैंग की तरफ देखने लगते हैं और मैंग्रेव का नाम सुनकर सभी लोग वहाँ पर बात करने लगते हैं कि वो तो एक वेनम सेक्ट का एल्डर है, तुम उससे भागे कैसे? और फिर लड़का सभी को शांत करवाता है और जीगैंग से पूछता है तुमने उस पॉइजन को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है? तो जीगैंग अपना हाथ उठाता है और अपने दांत से अपनी छोटी वाली उंगली को काटता है जिससे कि वहाँ से पॉइजन निकलने लगता है। और वो लड़का उस पॉइजन की तरफ देखते हुए सोचता है तुम इसके तरफ देख के ही बता सकते हो, जो ऑरा उस पॉइजन के आसपास घूम रहा है इसको मना नहीं किया जा सकता, ये प्योर पॉइजन है। और वो फिर लड़का जीगैंग से पूछता है तुम्हारे पास ऐसा पॉइजन कैसे हो सकता है? तो जीगैंग बताता है मेरे पास ये पॉइजन इसलिए है क्योंकि मैंने 5 कलर्ड सेंटीपीड को खा लिया था और उसके बाद से मेरे ऊपर पॉइजन्स काम नहीं करते हैं और जब मैंग्रेव को ये पता चला तब उसने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया और फिर मुझे उस हेल वाली लाइफ से डेली गुजरना पड़ता था। और फिर जीगैंग उन लोगों को अपनी सारी कहानी बताता है और कहानी सुनने के बाद तो लड़का जीगैंग से पूछता है क्या मैं तुम्हारी बॉडी को एग्जामिन कर सकता हूँ?
जिस पर कि जिगेंग मान जाता है और वो लड़का अपनी एनर्जी जिगेंग की बॉडी में भेजता है और फील करते हुए बोलता है ये कितना अजीब है, उसका सारा ब्लड और की ब्लॉक्ड है लेकिन उसका लोअर एब्डोमेन, स्टमक और उसकी सारी फिंगर्स वो सभी कनेक्टेड हैं और यहाँ पर यिन एनर्जी है, क्या यही पॉइजन है? और वो एग्जामिन करने के बाद जिगेंग से बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑड है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ लेकिन ये पॉइजन तुमने खुद से बनाया है और ये पॉइजन तुम्हारे ब्लड में लोअर एब्डोमेन से सेक्रेट होता है। और फिर जिगेंग आगे बोलता है मैं इस पॉइजन को यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ जिससे कि हम सभी यहाँ से भाग पाएं। जिगेंग की बात सुनकर एक प्रिजनर बोलता है लेकिन क्या होगा अगर तुम फेल हो गए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पॉइजन उनके ऊपर काम न करे, और अगर ऐसा हो गया और वो लोग हमें पकड़ लेंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उस प्रिजनर की बात सुनकर दूसरा प्रिजनर भी बोलता है मैं एग्री करता हूँ और हमें टनल के अंदर भेजा जा रहा है और जब तक हम लोग उनका कहा मानेंगे तब तक वो हमें जिंदा रखेंगे और वहाँ पर वो लोग हमसे लेबर वर्क करवाएंगे लेकिन एटलीस्ट हम सभी सरवाइव तो करेंगे। और फिर कैरेज के बीच बातचीत होना शुरू हो जाता है और फिर कोई दूसरा बोलता है कम से कम अगर हम उस टनल में जाएंगे तो हमारा ज़िंदा रहने का चांस भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर पकड़े जाते हैं तब हमारे पास कोई भी होप नहीं रहेगी। उन सभी की बात सुनकर जिगेंग उनसे बोलता है क्या तुम सभी श्योर हो कि तुम टनल में ज़िंदा रहोगे? जिस पर कि एक प्रिजनर बोलता है इस प्लान में ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हो सकती हैं और अगर हम पीसफुली टनल में जाएं तब। उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए जिगेंग बोलता है तब भी तुम्हारी सफरिंग ख़त्म नहीं होने वाली है बल्कि वहाँ पर तुम्हारी हालत और भी ख़राब हो जाएगी। और मैक्सिमम तुम वहाँ पर कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल, लेकिन इतने दिन सर्वाइव करने से क्या कुछ बदल जाएगा? तुम्हारी लाइफ वैसे ही बीस्ट जैसी रहेगी, जानवरों जैसी। और जिगेंग की बातें सुनकर उन सभी लोगों को भी समझ में आने लगता है और वो लड़का भी जिगेंग का सपोर्ट करते हुए बोलता है ये सही बोल रहा है, हमें सरवाइव करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे और टनल में जाना रिस्क से कम नहीं है और ये हमारा लास्ट चांस है, यहाँ से हम फ्री हो सकते हैं और यहाँ से भाग भी सकते हैं। और फिर लड़का जिगेंग से बोलता है तुम्हारा नाम जिगेंग है ना? अगर तुम इस प्लान में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तब हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो लोग पहाड़ी के बिल्कुल ही किनारे पर होते हैं और गार्ड्स उन पर लगातार नज़र रख रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़का जिगेंग से बोलता है मैंने अपने आप को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं मेडिसिन सेक्ट का वाइस कमांडर हूँ, योंग म्यूंग। तो जिगेंग भी बोलता है मेरा नाम जिगेंग जिन है। जिस पर कि योंग म्यूंग बोलता है हम तुम्हारे एफर्ट्स के कारण ही अभी तक फाइट कर रहे हैं और जब हमें पता चला कि हमें बिट्रे कर दिया गया है तब हमने सारी होप खो दी। और फिर इसके बाद जिगेंग उन लोगों से बोलता है हमने अभी भी प्लान को शुरू नहीं किया है। वो लोग बीच में बात कर ही रहे थे कि पीछे से घोड़े के कदमों की आवाज़ आती है और वहाँ से कोई बोलता है रुक जाओ, उस कैरेज को अभी वहीं पर रोको। और जो गार्ड घोड़ा चलाकर आ रहा था वहाँ के बॉस से बोलता है हमें एक ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के हिसाब से हमें इन प्रिजनर्स को वापस ले जाना है। और ये सुनकर जिगेंग और योंग म्यूंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि अगर वो सभी वापस लौट जाएंगे तब उनका प्लान काम नहीं करेगा और वो कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। हायर अप्स का ऑर्डर सुनने के बाद बॉस उस गार्ड से पूछता है ऐसा क्या हो गया कि हमें प्रिजनर्स को दोबारा भेजना होगा? तो गार्ड बोलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन हायर अप्स बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं और एल्डर मैंग्रो इस समय अनकॉन्शियस हैं और उनका एक प्रिजनर मिसिंग हो गया है और हमें उस प्रिजनर को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। गार्ड की बात सुनकर बॉस उससे पूछता है एल्डर मैंग्रो बेहोश हो गए, लेकिन उस प्रिजनर ने ऐसा कैसे कर लिया? तो गार्ड बताता है सर ये अभी भी अनक्लियर है, हमें नहीं पता है कि ये कैसे हुआ है। तभी वो गार्ड इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र कैरेज पर जाती है और वो कैरेज पर देखने के बाद बोलता है वो बच्चा जो भागा है इन्हीं प्रिजनर्स के बीच छुपा हुआ हो सकता है। तो बॉस उस गार्ड से पूछता है वो बच्चा कैसा दिखता है? तो गार्ड बताता है हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बस हमें ये ऑर्डर मिला है कि हमें इन्हें वापस ले जाना है। और फिर बॉस उस गार्ड से बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ज़रा अपने आसपास देखो, हम इस कैरेज को दोबारा कैसे मोड़ने वाले हैं। और मेंशन करने की बात नहीं है, हमें इन्हें टनल में ले जाना है और यही अलायंस ने हमें बोला है, लेकिन अगर हम इन प्रिजनर्स को दोबारा ले गए तब हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इतना बोलने के बाद बॉस आगे बोलता है लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। और वो अपने लोगों में से एक लोग से पूछता है बताओ आज हमें टनल में कितने लोगों को ले जाना था? तो वो बताता है सर टोटल 11। अगर हमें 11 लोगों को ले जाना है और अगर 11 से ज़्यादा काउंटिंग हो गई इसका मतलब है कि वो बच्चा यहीं पर है। और फिर बॉस एक एक करके सभी को गिनने लगता है
1 2 3 4 5 6। और जैसे जैसे वो गिन रहा था वैसे वैसे सभी लोग डरने लगते हैं, क्योंकि अगर जिगैंग पकड़ा गया तब ये लोग भी नहीं बचेंगे। और फिर बॉस आगे काउंटिंग करता है 7 8 9 10 11। और फिर तभी वो अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है वेल यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा है, अब हमें क्या करनी चाहिए। और वो टकला बॉस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और जिगैंग अपने मन में सोचता है अरे नहीं, मैं पकड़ा गया। और फिर बॉस आगे हंसते हुए बोलता है तुम लोग प्रिजनर हो और फिर भी तुमने एक बच्चे को छुपा कर रखा है, लेकिन अब तुम लोगों का क्या होगा, तुमने एक बच्चे को छुपा के रखा है। और बॉस के सभी लोग अपनी तलवार निकाल कर आगे बढ़ने लगते हैं। और बॉस भी अपनी तलवार निकाल के एक ईविल सी स्माइल देता है। और फिर वो बोलता है उस प्रिजनर का थैंक्स, लेकिन अब तुम लोग उस टनल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। अब मेरे पास एक अच्छा सा एक्सक्यूज है जिससे कि मैं तुम्हें मार पाऊंगा। और जिगैंग अपने मन में सोचता है मेरा पॉइजन अच्छा तो है, लेकिन इसको वर्क करवाने के लिए अपोनेंट का ध्यान नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो ध्यान न दे कि मैंने उस पर पॉइजन लगा दिया। और मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे प्लान से आगे बढ़ना होगा। मैंने ये उम्मीद नहीं किया था। अब मुझे क्या करना चाहिए। और उन प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर काँप रहा था और वो कुछ करने पे लगा हुआ था। तभी जिगैंग के ऊपर किसी का हाथ आता है और वो कोई और नहीं बल्कि योंगम्यूंग था। और वो इशारे से जिगैंग से बोलता है शांत रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। तभी जो घबरा रहा था वो अचानक से चिल्लाने लगता है और बॉस से बोलता है वो हमारे कार्ट पर आ गया और हमें पता नहीं था, हमें माफ़ कर दीजिए। अगर मैं उसका नाम बता दूंगा तो आप हमें जाने देंगे। ये सुनकर जिगैंग बिल्कुल ही घबरा जाता है कि अगर उसका नाम पता चल गया तो बॉस उसे मार ही डालेगा। तभी बॉस उस प्रिजनर पर अपना स्वॉर्ड चला देता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और उस स्लैश से वो प्रिजनर 2 टुकड़ों में कट जाता है। और बॉस का चेला बॉस से बोलता है बॉस आपने ये क्या कर दिया। तो बॉस बोलता है इसने मुझे बीच में इंटरप्ट किया, इसने मुझे रोक दिया बीच में, मुझे इसका क्या ही करना चाहिए था। और जैसे उस प्रिजनर की बॉडी नीचे कट कर गिरती है और किसी प्रिजनर में हिम्मत नहीं बचता है और वो लोग सभी घबराने लगते हैं। और फिर बॉस जो इन्फॉर्मेशन लाया था उससे बोलता है इन एल्डर्स को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि उन्होंने उस बच्चे को छुपा कर रखा था, इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया। वैसे कोई बड़ा डील नहीं है ना। तो गार्ड बोलता है हाँ, लेकिन लेकिन बॉस उसकी एक भी नहीं सुनता है। और एक प्रिजनर बॉस पर चिल्लाते हुए बोलती है तुम सभी जानवर हो, क्या तुम सभी को इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं है। अगर तुम सभी ऐसे ही करने वाले हो तब मुझे भी मार दो। और वो सभी लोग बोलने लगते हैं कि मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। और बॉस को गालियां भी देने लगते हैं। और उन सब की बात सुनकर बॉस बोलता है अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम लोग वैसे भी मरने वाले हो, लेकिन एक एक करके। और फिर तभी अचानक से योंगमिंग चिल्लाता है अभी। और उसको इतना सुनते ही जो भी कैरेज पर फाइट कर सकने वाले लोग थे वो उन सभी गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं। और एक प्रिजनर गार्ड पर अटैक कर देता है और उस अटैक से वो जख्मी भी हो जाता है। ये देखकर बॉस शॉक हो जाता है और वो गार्ड से बोलने लगते हैं ये कमीने, ये सभी डर्टी ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये क्या, वो सभी कॉमन लोग थे और ये सारे गार्ड्स मार्शल आर्टिस्ट थे। तभी वो कॉमन लोग इन मार्शल आर्टिस्ट को मार देते हैं। और ये देखकर वो गार्ड उन पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम सभी की हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुम सभी को मार दूंगा। तभी अचानक से उस गार्ड के मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने घुटने पर आ जाता है और बॉस की भी नज़र उसके तरफ जाती है और वो गार्ड बस बॉस बॉस बोलते रह जाता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है और वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। और जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया था वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है बॉस मैं जा रहा हूँ और बैकअप लेके आऊँगा। लेकिन बॉस घबराता नहीं है और ठंडे दिमाग से सोचते हुए बोलता है जिस वेपन से उस प्रिजनर ने अटैक किया वो बस एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था, लेकिन उस पत्थर के टुकड़े से कोई भी मर नहीं सकता है। मतलब कि ये तो कन्फर्म है कि उस पर पॉइजन लगा था, इसीलिए वो गार्ड उससे मर गया। और फिर सभी प्रिजनर्स बॉस की तरफ बढ़ने लगते हैं और उससे बोलते हैं अब तुम मरने वाले अगले व्यक्ति हो। जिस पर कि बॉस बोलता है अगर कीड़े मकोड़ों को मारोगे तब वो सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट सेम ही रहता है। और मुझे पता है कि तुम सभी के वेपन्स पर पॉइजन लगा है, बस मुझे अपने डिस्टेंस को बना कर रखना है। और फिर वो बॉस एक स्माइल देता है और स्ट्राइक करने के लिए अपनी तलवार ऊपर करता है। और बॉस को स्ट्राइक करता हुआ देखकर प्रिजनर्स घबरा जाते हैं। और फिर बॉस हंसते हुए बोलता है अब देखो मैं तुम लोगों का क्या करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो दूर से ही स्ट्राइक लगा देता है, लेकिन उस स्ट्राइक में बहुत ही ज़्यादा पावर थी
और जो प्रिजनर उस बॉस से फाइट करने के लिए आया था वो 2 पीसेस में हो जाता है और वो बीच में से ही कट जाता है। ये देखकर दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं सेप योंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर बॉस उस प्रिजनर का खून चाटते हुए बोलता है स्वॉर्ड स्पिरिट, मैंने स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज किया है, मतलब कि जो उसने दूर से स्ट्राइक लगाया था वही। और फिर तभी अचानक से जिगंग बॉस की तरफ बढ़ने लगता है और बॉस आगे बोलता है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम सबसे और भी ज़्यादा देर खेल सकूं, लेकिन स्लोली स्लोली मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम सभी को मार डालूं। बॉस के इतना बोलते ही जिगंग पीछे से पत्थर का टुकड़ा लेकर उस पर अटैक कर देता है और बॉस को कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि जिगंग उसके पीछे है। और अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। इस चैप्टर की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर योंगम्यूंग बोलता है चलो हम सभी पॉइजन को आपस में बांट लेते हैं, और वो सभी गार्ड्स हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी स्क्रैच कर देंगे तब पॉइजन उनके बॉडी में फैल जाएगा और वो सभी वहीं पर मर जाएंगे। लेकिन तब भी ये इजी टास्क नहीं है और उन सभी ने वहाँ पर एक मटके को फोड़ रखा था जिससे कि वो उसके पीसेस को एज अ वेपन की तरह यूज कर पाएँ। और फिर योंगम्यूंग आगे बोलता है अब तुम सभी लोग तैयार हो तब हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन हम बॉस को सिर्फ डिटर्मिनेशन से नहीं हरा सकते हैं, वो तुरंत समझ जाएगा कि हम सभी पॉइजन का यूज कर रहे हैं। जिस पर कि जिगंग पूछता है तब हम क्या करें, तो योंगम्यूंग बताता है तो हम सभी उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाकर उस पर पीछे से स्ट्राइक करना। और इतना सब सोचने के बाद जिगंग उस बॉस पर स्ट्राइक कर देता है और जैसे स्ट्राइक लैंड होता है जिगंग खुश हो जाता है कि हमने ये कर दिया, लेकिन वो बॉस सीरियस हो जाता है और बोलता है अच्छा तुम सभी यही प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वाट अ सेम, तुम इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ मेरे स्किन को छेद नहीं सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि बॉस के स्किन पर एक स्क्रैच तक नहीं आया था और बॉस पागलों की तरह हंसने लगता है और तुरंत जिगंग पर स्ट्राइक कर देता है। और ये देखकर जिगंग और योंगम्यूंग वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था और हम खून के छींटे उड़ते हुए देखते हैं। और फिर जिगंग ज़मीन पर पड़ा हुआ था और बॉस बोलता है मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि एक छोटा सा बच्चा मुझ पर अटैक करेगा, और बच्चे तुमने सही डिसीजन लिया था और तुमने मेरे वीक स्पॉट पर अटैक किया, लेकिन तब भी तुम अंत में फेल ही हो गए। और क्या तुम्हारे पास और कोई भी ट्रिक्स नहीं बचे हैं जिससे कि तुम मुझ पर अटैक कर सको। और बॉस ने अपनी तलवार जिगंग के बॉडी में डाल रखी थी और वो हंस रहा था और जिगंग लगभग बेहोश होने की कंडीशन में था और वो अपने मन में सोचता है अगर मैं यहाँ पर गिव अप कर देता हूँ तब सभी लोग मर जाएंगे, यहाँ पर एक ही चीज़ है जो कि मैं कर सकता हूँ। और वो अपने हाथ का खून बॉस के स्वाड पर लगा देता है और फिर बॉस अपना स्वाड उस जिगंग के बॉडी में से निकाल लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो, तब शायद मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए। और जिगंग को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर प्रिजनर्स बॉस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और अब बॉस अपनी आदत के कारण फिर से खून चाटने लगता है और कैरेज में जो बैठे बच्चे और औरतें थी वो भी उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती हैं और वो सभी बॉस को मॉन्स्टर बुला रहे थे। लेकिन तभी वो टकला बॉस एक इविल सी स्माइल लेता है और अपनी स्वाड को तैयार करके उन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है और योंगम्यूंग बोलता है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। और जिगंग अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ था और वो काउंट कर रहा था 1, और इसी के साथ बॉस अपने स्ट्राइक लगा देता है और वो स्ट्राइक कितनी पावरफुल थी ये हमें शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही बॉस उस कैरेज पर अटैक करता है तब हमें उसकी पावर का अंदाज़ा लगता है और वहाँ पर सिर्फ योंगम्यूंग और जिगंग ही जिंदा बचते हैं। और जब धुआं हटने के बाद योंगम्यूंग आगे देखता है तब वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि कोई भी जिंदा नहीं बचा था, किसी का हाथ किसी का पैर सब कुछ कट गया था और चारों तरफ खून ही खून था। और फिर बॉस आगे बढ़ते हुए बोलता है तुमने अभी अभी कहा कि तुम वाइस कमांडर हो है ना, तब तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम अपने ही लोगों को अपने आँखों के सामने ही मरते हुए देख रहे हो। कमज़ोर लोग सच में हमेशा दुख में ही जीते हैं। इतना बोलने के बाद बॉस फिर से जिगंग का खून चाटता है और फिर योंगम्यूंग बॉस पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम मॉन्स्टर, जिस पर कि बॉस बोलता है रुको, शायद से वो बच्चा भाग गया है, मुझे उस बच्चे का सिर चाहिए, उसकी लाश कहाँ पर है। लेकिन जिगंग पीछे ही था और वो काउंट भी कर रहा था 7, 8। और फिर बॉस का ध्यान जिगंग पर जाता है और वो बॉस बोलता है अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो और श्योर तुम डिटरमाइंड भी हो, इतना तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। और फिर जिगंग काउंट करता है 9,
जगंग को काउंटिंग करता हुआ देखकर बॉस बोलता है तुम क्या काउंट कर रहे हो। तभी जगंग काउंट करता है 10। और फिर बॉस के बात का रिप्लाई करते हुए जगंग बोलता है मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि तुम कितने समय में अपनी लाइफ को खोने वाले हो। जिस पर कि बॉस बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम शायद से पागल हो चुके हो। लेकिन कुछ भी हो, तुम उनको आफ्टर लाइफ में ज्वाइन करने वाले हो। लेकिन जैसे ही बॉस आगे बढ़ता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और मैं बताना भूल गया, लेकिन योंगम्यूंग का भी एक हाथ कट चुका था और अपने मुंह से फिर खून निकलता हुआ देखकर बॉस बोलता है ये तो पॉइजन है। और इतना बोलने के बाद वो अपने घुटने पर आ जाता है। तुमने मुझे पॉइजन कब कर दिया? मैंने ये मेक श्योर किया था कि तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर न पड़े, तब तुमने मुझे पॉइजन कब किया? बॉस की बातें सुनकर जगंग उससे बोलता है तुम बहुत ही बड़े पागल हो, तुमने ही इसको स्वेलो किया और तुम अब भूल चुके हो। और फिर जगंग अपना हाथ दिखाता है जहाँ पर उसके हाथ में पॉइजन लगा हुआ था। और बॉस ये देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और सोचता है उसके हाथों में पॉइजन है और मैंने पॉइजन स्वेलो कर लिया। और तब वो याद करता है कि जब उसने अपनी तलवार जगंग के बॉडी में डाली थी तब जगंग ने अपने हाथ से उसके ब्लेड पर पॉइजन लगा दिया था। और रियलाइज करने के बाद बॉस जगंग को गालियां देने लगता है। और जगंग फिर बॉस से बोलता है मैंने ये शुरुआत में ही नोटिस कर लिया कि तुम्हें अपनी स्वार्ड को लीक करने का बहुत ही बैड हैबिट है, इसीलिए मैंने इसमें पॉइजन मिला दिया। जगंग की बात सुनकर बॉस उससे बोलता है तुमने इसी बेसिस पर अपनी जान को रिस्क कर दिया, लेकिन तब क्या होता अगर तुम फेल हो जाते? जिस पर कि जगंग बोलता है और मैं कर ही क्या सकता था, मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था। तो बॉस कहता है तुम्हारे पास गट्स और ब्रेन दोनों है, बच्चे अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम पॉइजन सेक्ट को ज्वाइन कर लो जिससे कि तुम अपने पॉइजन एबिलिटीज़ को और भी बढ़ा सकते हो। और अगर तुम मुझे एंटीडोट दे दोगे तब मैं तुम्हें पॉइजन सेक्ट में एक अच्छी सी रैंक दिलवाऊंगा। टकले बॉस की बात सुनकर जगंग हंसते हुए बोलता है तुम अभी वीक लोगों का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि उन पर दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जब तुम्हारी जान उसी हालत में है तब तुम्हें कैसा लग रहा है? और फिर जगंग आगे बोलता है मैंने ये कसम खाई है कि मैं वेनम सेक्ट पर अपना बदला लूँगा, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिससे कि तुम्हें भीख मांगना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि योंगम्यूंग पीछे से तलवार लेकर बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर योंगम्यूंग अपनी तलवार उठाता है और बॉस कुछ कर नहीं पाता है, वो बस चिल्लाता ही रह जाता है। और जगंग भी जख्मी हो गया था, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर उन्होंने बॉस को मारा कि क्या किया ये तो नहीं दिखाया गया, और बॉस शायद मोस्ट लाइकली मर ही गया है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जगंग की धीरे धीरे आँख खुलती है और वो अपने आप को एक घोड़े के ऊपर पाता है। और वो घोड़ा योंगम्यूंग चला रहा था और वह जगंग से बोलता है तुम उठ चुके हो, मैंने तुम्हारे जख्मों के ऊपर थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर दिया है, लेकिन तुम्हें प्रॉपरली ठीक होने के लिए रेस्ट चाहिए। जिस पर कि जगंग बोलता है तुम्हारा थैंक यू। तो योंगम्यूंग बोलता है नहीं, तुम्हारे कारण ही हम अपना रिवेंज ले पाए हैं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। योंगम्यूंग की बात सुनकर जगंग बोलता है अगर मैं कैरेज पर नहीं चढ़ा होता तो सभी लोग जिंदा होते। तो योंगम्यूंग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर हम जिंदा सर्वाइव भी कर गए होते तो इससे कोई भी मतलब नहीं होता, हमारी सारी लाइफ मिजरी और रिग्रेट से भरा होता। और जो भी लोग मरे हैं उनका मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि हमने ऐसा काम किया है। और बॉस भले ही मर गया है लेकिन वेनम सेक्ट अभी भी जिंदा है और हमारा एक्चुअल रिवेंज उन्हें मारना है। योंगम्यूंग की बात सुनकर जगंग बोलता है हाँ, और ऐसा करने के लिए हमें ढेर सारी पावर चाहिए और हमें स्ट्रांग बनना होगा। तो योंगम्यूंग बोलता है हाँ, और मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कर पाओगे, प्लीज़ हमारा रिवेंज उनसे ज़रूर लेना। और फिर जैसे ही जगंग योंगम्यूंग की तरफ देखता है वो शॉक हो जाता है। और फिर योंगम्यूंग बोलता है वो अभी भी हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। इतना बोलकर वो उस घोड़े की रस्सी छोड़ देता है और अपने पीछे रास्ते में गिर जाता है। और वो गिरते हुए जगंग से बोलता है जगंग फेयरवेल। ये देखकर जगंग शॉक भी हो जाता है और वो रोने भी लगता है और वो ज़ोर से योंगम्यूंग चिल्लाता है, लेकिन अब उसका कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि योंगम्यूंग का एक हाथ कट चुका था और वो वहीं पर मर जाता है। और फिर उस कैरेज में से सिर्फ जिंदा जगंग बचा था और वो उस घोड़े पर था। और वो रोते हुए सोचता है मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं हेवेंस की कसम खाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन सभी को मार डालूंगा।